बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाइलर डिजाइन में और खास तौर पे लेक्सिकल एनालाइजर के अंडर हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है इनपुट बफरिंग। नाम से तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि ये इनपुट बफरिंग से क्या मुराद है। तो हम ये समझते हैं कि देखें, बेसिकली सूरत हाल ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो है किसी डिस्क पे, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह पे मिसाल के तौर पे प्रोग्राम है। अच्छा, ये उस वक्त तक प्रोसेस नहीं हो सकता जब तक कि ये प्रोग्राम जो है रैम में ना आ जाए, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम का साइज है, ये तो हमको नहीं पता कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा है। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करेगा, एक फिक्स साइज जो है बफर बना लेगा। मिसाल के तौर पे सपोज करें कि उसने 512 कैरेक्टर्स का एक बफर बना लिया, ठीक है। अब ये जो फाइल है हमारे पास, जो हमने हाई लेवल प्रोग्राम लिखा है, जो हार्ड डिस्क पे स्टोर है, और इस फाइल पे हमें चलाना है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर के 6 फेजेस इस पे रन होंगे। तो सबसे पहला फेज कौन सा है? लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर इस फाइल पे रन होगा, यानी वो क्या करेगा, इस फाइल में जितने वर्ड्स है ना उनको कन्वर्ट कर देगा टोकन्स में। और ना सिर्फ कन्वर्ट करेगा बल्कि उनकी वैलिडिटी भी पहले चेक करेगा कि हर वर्ड जो है वो वैलिड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इस फाइल का साइज कुछ भी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल में से 512 कैरेक्टर्स, इस फाइल में से हमने रीड किए 512 कैरेक्टर्स, और वो ट्रांसफर कर लिए इस बफर में। ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है ना। अब ये जो कैरेक्टर यहाँ पर आ गए हैं, इसको हम प्रोसेस करेंगे। जब ये सारे प्रोसेस होकर टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अगले जो 512 कैरेक्टर्स हैं वो हम लोड करेंगे इस बफर के अंदर। ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया, और ये काम हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये फाइल खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो सपोज करें कि ये फाइल जो है 1044 कैरेक्टर्स की है, तो 512 प्लस 512 ये हो गया 1024, और बचे फिर बाद में 20 कैरेक्टर्स, फिर बाद में 20 कैरेक्टर्स बचे। तो ये बफर कितनी दफा लोड होगा? 3 दफा। फर्स्ट 512 कैरेक्टर्स में आएंगे, फिर नेक्स्ट 512 कैरेक्टर्स इसमें आ जाएंगे, फिर आखिरी जो बचे हुए 20 कैरेक्टर्स हैं वो इसमें। बिकॉज रीडिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल इज टाइम कंज्यूमिंग। हमें इस बफर में प्रोसेसिंग क्यों करवानी है, उसकी पहली वजह तो ये, अगर हम फाइल से एक एक कैरेक्टर करके रीड करेंगे तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक एक कैरेक्टर के लिए हम हार्ड डिस्क को रीड करें, तो इसलिए बफर बनाना तो जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे तो आप तसव्वुर करें हमारे पास एक वेरिएबल है एवरेज। अब हमने एक कैरेक्टर रीड किया, दूसरा कैरेक्टर रीड किया, तीसरा कैरेक्टर रीड किया, क्योंकि ये तो एक ही टोकन होगा ना इस पूरे वर्ड का। इस पूरे वर्ड का यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इस पूरे वर्ड का एक टोकन होगा आईडी। तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें एक कैरेक्टर हमने रीड किया, अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे, है ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो बफर बनाना तो वैसे भी जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना टाइम कंज्यूमिंग है, और हमें ये नहीं पता कि जो हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, जो वर्ड रीड कर रहे हैं, वो कहाँ खत्म होगा। तो उसको वैसे भी हमें कहीं बफर में सेव करना है, तो बफर बनाना इसलिए जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, बिकॉज लुक अहेड ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स इज नेसेसरी बिफोर अ मैच फॉर अ पैटर्न इज अनाउंस्ड। क्योंकि हमें आगे की तरफ और कैरेक्टर्स को देखना चाहिए, एक कैरेक्टर से थोड़ी टोकन बनेगा। ये कैरेक्टर रीड किया, फिर अगला कैरेक्टर, फिर उसके अगला, तो हमें कई कैरेक्टर्स को आगे की तरफ देखते रहना है, चलते रहना है, जब तक कि पूरा वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसके लिए वैसे भी बफर बनाना था इसको रखने के लिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इस तरह का बना। तो 512 का सपोज करें हमने एक बफर बनाया, तो इसको हम रीड करते रहेंगे बार बार, और जैसे ही हमें एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर मिलेगा तो वहां पे हमारी प्रोसेसिंग रुक जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि लेक्सिकल एनालाइजर अपनी प्रोसेसिंग के लिए रैम के अंदर एक बफर बनाता है, क्योंकि फाइल का साइज तो हमें पता नहीं है कि फाइल का साइज कितना बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स साइज बफर बनाते हैं, उसको लोड करते रहते हैं यहाँ तक के फाइल खत्म हो जाए, ठीक है। बारी बारी उसको लोड करते रहते हैं, उसको प्रोसेस करते रहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सिंगल बफर में? सिंगल बफर टेक्निक सबसे पहले क्या है, बफर ऑफ एन कैरेक्टर्स इज डिफाइंड इन द मेमोरी। तो एक बफर हमने बना लिया, सपोज करें एन कैरेक्टर्स का, नहीं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 512 कैरेक्टर्स का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स लेंगे, एक का नाम है बिगिनिंग पॉइंटर और एक का नाम है फॉरवर्ड पॉइंटर। बिगिनिंग पॉइंटर पॉइंट्स टू द स्टार्ट ऑफ द लेक्सिम व्हाइल फॉरवर्ड पॉइंटर स्कैन्स अहेड। बिगिनिंग पॉइंटर क्या करता है, जब हम किसी वर्ड को प्रोसेस करने जा रहे होते हैं तो बिगिनिंग पॉइंटर उसके स्टार्ट पे रुकता है, और फॉरवर्ड जो होता है ना वो आगे की तरफ चलता है, यहाँ तक कि ये फैसला ना हो जाए कि ये लेक्सिम जो है अब खत्म हो गई है। व्हेन अ लेक्सिम इज प्रोसेस्ड बोथ पॉइंटर्स पॉइंट्स टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। ये देखें, बोथ पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट कैरेक्टर पास्ट दैट लेक्सिम, पास्ट दैट लेक्सिम। क्या मतलब, जब एक लेक्सिम प्रोसेस हो जाती है, लेक्सिम प्रोसेस होने का मतलब है कि वो किसी ना किसी पैटर्न से मैच होकर टोकन में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ये पता चल जाता है कि वो कोई लेक्सिकल एरर है। लेक्सिकल एरर होता है तो टोकन में कन्वर्शन नहीं होती, ठीक है। तो बहरहाल जो भी है, ये लेक्सिम के प्रोसेस होने में दो सूरतें हैं, या तो वो पता चल जाए कि लेक्सिकल एरर है, या वो टोकन में कन्वर्ट हो जाए। तो जब उस लेक्सिम का फैसला हो जाएगा तो दोनों पॉइंटर्स फिर अगले कैरेक्टर को पॉइंट करेंगे उस लेक्सिम को छोड़ के जिसके बारे में फैसला हुआ है। अच्छा, अब इस टेक्निक में फ्लॉ ये है कि मिसाल के तौर पे ये हमारा सिंगल बफर है,
512 कैरेक्टर्स का। यहाँ पीछे हमने सारे उसके जो है ना लेक्सिम्स के टोकन बना लिए हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है टोटल, टोटल प्लस, अब यहाँ पे एक वर्ड आया ए वी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस टोटल का तो टोकन हो गया आइडेंटिफायर, इसका टोकन हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहाँ से बिगिनिंग पॉइंटर यहाँ पे है, बिगिनिंग पॉइंटर, और फॉरवर्ड आगे बढ़ा, यहाँ आया फॉरवर्ड पॉइंटर, बिगिनिंग अपनी जगह पे रुका रहेगा, फॉरवर्ड आगे बढ़ा तो क्या हुआ, बफर खत्म हो गया। जब बफर खत्म हो गया तो अब जरूरत इस बात की है कि जो हमने 512 कैरेक्टर लोड किए थे शुरू में, वो तो सारे प्रोसेस हो गए, अगले 512 लोड करने। जब हम अगला 512 कैरेक्टर लोड करेंगे तो ये जो लास्ट लेक्सी में जिसको हम प्रोसेस कर रहे थे वो ओवरराइट हो जाएगी, यानी उसमें नया डाटा आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरे बात को? अभी देखें, बिगिनिंग पॉइंटर यहाँ रुका हुआ है, फॉरवर्ड आगे की तरफ चल रहा है, तो अभी तो इसका फैसला ही नहीं हुआ कि इसका टोकन क्या होगा, और यहाँ तक कि नया डाटा आ गया और ये वाली लेक्सीम जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाई। तो सिंगल बफर का ये डिसएडवांटेज है कि द लास्ट लेक्सीम अंडर प्रोसेस विल बी ओवर रिटन बाय द न्यू डाटा व्हेन वी रीलोड द बफर। जब हम बफर को रीलोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओवरराइट हो जाएगा, और खासतौर पर उस सूरत में जबकि फाइल का साइज बफर साइज से बड़ा हो। मतलब अगर 512 के अंडर में है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर 512 से बड़ा है तो फिर क्या होगा, बार बार रीलोड होगा तो ओवरराइट होता रहेगा। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि हम क्या करेंगे कि बफर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारा बफर जो है 1024 कैरेक्टर्स का है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 512 और 512 में दो बफर बना लेंगे। लेकिन एक बफर को एक वक्त में लोड करेंगे, जैसे हमने पहले ये वाला बफर लोड किया। अब हम जब इस बफर के एंड पे पहुंच गए तो हम अगला बफर लोड करेंगे, तो फॉरवर्ड पॉइंटर फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, मूव कर जाएगा, पिछला डाटा ओवरराइट नहीं होगा। और इसी तरह से अगर सपोज करें कि बिगिनिंग पॉइंटर यहाँ कहीं है और फॉरवर्ड पॉइंटर एंड ऑफ द बफर पे पहुंच जाता है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पहला बफर लोड करेंगे और फॉरवर्ड पॉइंटर को सर्कुलर वे में यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत आसान टेक्निक हो जाएगी, और इससे ये नहीं होगा कि नया आने वाला डाटा जो है ना पिछले डाटा को ओवरराइट करते हैं। समझ में आ गई आपकी बात? तो जो जिन लेक्सीम्स के टोकन जनरेट हो जाएंगे हमें उनका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आखिरी हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं लेक्सीम और बफर खत्म हो जाता है, तो फिर जो है नया बफर लोड करने में डाटा ओवरराइट हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम बफर को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और एक हिस्से को एक वक्त में लोड करेंगे। लेकिन इसका भी जो है ना एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि टू चेक्स विल बी परफॉर्म्ड एट ईच स्टेप बिफोर एडवांसिंग द फॉरवर्ड पॉइंटर। फॉरवर्ड पॉइंटर यहाँ पर जब सिंगल बफर था, जब आपके पास सिंगल बफर था तो फॉरवर्ड पॉइंटर को हम सिर्फ ये देखना होता था कि फॉरवर्ड जो है वो वो जो बफर है उसके एंड पे तो नहीं पहुंच गया, बस इतना चेक करना होता था। यानी मिसाल के तौर पे अगर इस बफर की लेंथ है 1024 और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हर दफा फॉरवर्ड को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ हमें एक चेक करना पड़ता था कि लोकेशन नंबर 1023 तो नहीं आ गई। अगर 1023 लोकेशन आ गई है तो फिर अगला डाटा लोड करो पहले, फिर फॉरवर्ड को एडवांस करो। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने बफर पेयर बना दिया ना, तो बफर पेयर बनाने से हमें एक प्रॉब्लम हो गई कि अब हमें दो चेक्स परफॉर्म करने हैं कि फॉरवर्ड कहीं फर्स्ट हाफ के एंड पे तो नहीं पहुंच गया। अगर फर्स्ट हाफ के एंड पे पहुंच गया है तो पहले सेकंड हाफ को लोड करो, फिर फॉरवर्ड पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। और अगर फॉरवर्ड सेकंड हाफ के एंड पे पहुंच गया है तो पहले फर्स्ट हाफ को लोड करो, फिर फॉरवर्ड को यहाँ पर लेकर के आओ, फॉरवर्ड पॉइंटर को। ठीक है, इस चीज को इसमें बड़े जबरदस्त तरीके से बताया गया है सूडो कोड में। इफ फॉरवर्ड एट एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ रीलोड सेकंड हाफ, ठीक है, और सेकंड हाफ तो फर्स्ट हाफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए फॉरवर्ड को फॉरवर्ड प्लस वन कर दिया आपने। सपोज करें फॉरवर्ड फर्स्ट हाफ के एंड पे नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या फॉरवर्ड सेकंड हाफ के एंड पर है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट हाफ को लोड करो। अगर फॉरवर्ड पॉइंटर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के एंड पे पहुंच गया है तो फर्स्ट हाफ को लोड करो और फॉरवर्ड को फर्स्ट हाफ की बिगिनिंग पे लेके आ जाओ। अब अगर फॉरवर्ड ना फर्स्ट हाफ के एंड पर है ना सेकंड हाफ के एंड पर है, तो फिर सिंपली क्या करो, फॉरवर्ड को फॉरवर्ड प्लस वन कर दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर 1024 का बफर है तो आपका ये जो है 511 पोजीशन पे फर्स्ट हाफ एंड हो रहा होगा और 1023 पर सेकंड हाफ। ठीक है, तो फॉरवर्ड जो है हर दफा प्लस होने से पहले दो कंडीशन से गुजरेगा। यानी अगर 1024 लोकेशन है तो 2048 चेक्स होंगे। कितने चेक्स होंगे? 2048 चेक्स विल बी परफॉर्म्ड इफ द बफर लेंथ इज 1024। अगर बफर की लेंथ 1024 है तो आपको 2048 चेक्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, जिसमें से परेशानी की बात यह है कि सिर्फ दो जगह वो चेक वैलिड होंगे, एक 511 पोजीशन पे और एक 1023 पे। तो इस फॉरवर्ड को एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए आपको दो चेक से गुजारना पड़ेगा। तो आप देखें प्रोसेसिंग कितनी स्लो हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे
चेक तो लगाना जरूरी है, लेकिन अब हम ये करेंगे कि सिंगल बफर का जो एडवांटेज था ना कि उसमें सिर्फ एक ही चेक परफॉर्म होता था, तो वो हम ये कर लेंगे कि इस टेक्निक को मॉडिफाई करके दो चेक से एक चेक पे ले आएंगे। तो हमें फायदा क्या हो जाएगा कि जो सिंगल बफर का एडवांटेज था ना कि वहां पर एक चेक परफॉर्म हो रहा है, तो हम अब यहाँ पर भी हमें एक चेक ही मिलेगा। बाकी सिंगल बफर का जो डिसएडवांटेज था कि डाटा ओवरराइट होता था, वो तो हमने ओवरकम कर लिया, बफर को दो हिस्सों में डिवाइड करके आधा आधा अपलोड करते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज वो था, जो एडवांटेज था वो अभी खत्म हो गया। यहाँ पे दो चेक्स आ गए सिंगल चेक के बजाय। तो अगर हम इन दो चेक्स को वापस एक चेक करते हैं तो हमें बिल्कुल सिंगल बफर का एडवांटेज भी हासिल हो जाएगा और सिंगल बफर के डिसएडवांटेज से भी हमारा पीछा छूट जाएगा। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें, हम ये करेंगे कि हमारे जो दोनों बफर है ना, उसके एंड पे यानी 511 लोकेशन पर हम एक कैरेक्टर सेव कर देंगे एंड ऑफ फाइल। और ये जो 1023 लोकेशन है, इस पर भी हम एंड ऑफ फाइल ये कैरेक्टर सेव कर देंगे। जो वैसे इस कैरेक्टर का कोड होता है 26, एस की में अगर आप देखें तो इसका जो एस की कोड है 26 है। तो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर जो है ना वो हम दोनों बफर के एंड पे रख देंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों हम श्योर श्योर हैं कि हम एंड ऑफ फाइल ही रखें। इस वजह से कि कोई भी टेक्स्ट फाइल, क्योंकि कंपाइलर टेक्स्ट फाइल उठाता है ना, टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर सिर्फ फाइल के एंड पे आता है। तो कभी भी ये प्रोग्राम के बीच में नहीं आएगा। तो हमारे पास श्योरिटी है कि ये कैरेक्टर कम से कम फाइल के बीच में इस्तेमाल नहीं होगा। है ना, कितना जबरदस्त आइडिया। देखिए, हमने जो जिस कैरेक्टर का चुनाव किया है वो कैरेक्टर है जो कभी भी फाइल के बीच में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई आप? अच्छा, अब देखें आप दो चेक एक चेक पे कैसे मुंतज होंगे। वो इस तरह से होगा सिलसिला कि हमने दोनों बफर के एंड पे हमने एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले फॉरवर्ड यहाँ से शुरू किया प्रोग्राम, इस यहाँ से, यहाँ पे बिगिनिंग पॉइंटर है और फॉरवर्ड पॉइंटर भी शुरू में यहीं पर है। ठीक है, एक कैरेक्टर हमने उठाया यहाँ से, सपोज करें SUM, ये वर्ड था हमारा है, उसके आगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू है। तो हमने क्या किया, बिगिनिंग पॉइंटर यहीं रुका, हमने कैरेक्टर रीड किया एस। ठीक है, तो एस क्या है, लेटर है, तो ये क्या है, अल्फाबेट है। तो हमने कहा ठीक है, अब देखते हैं कि ये वर्ड कोई कीवर्ड है या कोई जो है ना आइडेंटिफायर है। तो हमने फॉरवर्ड को आगे बढ़ाया, फॉरवर्ड यहाँ आ गया। फॉरवर्ड को आगे बढ़ाने के बाद हमने चेक किया कि फॉरवर्ड जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, यानी यू, ये कहीं एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, ये पॉइंटर है। ठीक है, तो यानी कि पॉइंटर की मदद से हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। ये कैरेट का साइन, ये पास्कल में इस तरह से होता है। सी में क्या होता है, स्टार लगा देते हैं पॉइंटर से पहले, तो हम कैरेक्टर को रीड करते हैं, यानी डाटा रीड करने के लिए। तो यहाँ पे डाटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कैरेट का साइन यूज होता है। तो ये क्योंकि सूडो कोड है, तो सूडो कोड आमतौर से पहले पास्कल में लिखा जाता था, तो पास्कल नोटेशन होती थी। तो ये हमने क्या किया, फॉरवर्ड जहाँ पे पॉइंट करा वहां से कैरेक्टर उठाया, तो कैरेक्टर आया यू। यू बराबर है एंड ऑफ फाइल के, बराबर नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि फॉरवर्ड फर्स्ट हाफ के एंड पर है या सेकंड हाफ के एंड पर है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, दोनों हाफ के एंड पर एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रखा हुआ है। तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे जिस कैरेक्टर को हम रीड करें वो एंड ऑफ फाइल नहीं है, तो कोई खतरे की बात नहीं है। आप जाओ फॉरवर्ड को दोबारा प्लस प्लस कर दो। ठीक है, तो फॉरवर्ड पॉइंटर यहाँ आया। अब उसने देखा, ठीक है, फॉरवर्ड यहाँ पहुंच चुका था। अब उसने देखा एंड ऑफ फाइल नहीं है, फिर फॉरवर्ड आगे बढ़ा, यहाँ आ गया। फॉरवर्ड यहाँ आया, उसने रीड किया एम। तो एम क्या है, जाहिर बात है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट है, तो पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर है। फिर फॉरवर्ड आगे बढ़ा, यहाँ आ गया। जब फॉरवर्ड पॉइंटर यहाँ आया, तो आपको पता है कि जो आइडेंटिफायर होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट से शुरू होते हैं, उसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं या डिजिट आ सकते हैं, प्लस इज इक्वल्स टू वगैरह नहीं आ सकता। तो ये जो कैरेक्टर है इक्वल टू, ये पार्ट ऑफ दिस लेक्सिम नहीं है, जो प्रीवियस लेक्सिम थी ना उसका हिस्सा नहीं है इक्वल टू। तो फॉरवर्ड पॉइंटर वापस आ जाएगा, एक कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा फॉरवर्ड पॉइंटर। अब बिगिनिंग पॉइंटर से लेके फॉरवर्ड पॉइंटर के दरमियान एक वर्ड है SUM। ठीक है, इसको प्रोसेस करके इसका टोकन बन जाएगा, आइडेंटिफायर सिंटैक्स एनालाइजर को चला जाएगा। और दूसरी बात है, SUM जो है ना वो आइडेंटिफायर है, तो जाके सिंबल टेबल में हम चेक करेंगे कि अगर ये पहले से आया है तो आइडेंटिफायर के साथ इसका जो भी एड्रेस होगा वो हम सेंड कर देंगे। और अगर ये SUM फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसको ले जाके सिंबल टेबल में इंस्टॉल करेगा, जो भी करंट एड्रेस अवेलेबल होगा, सपोज करें 207, उस पर ले जाके सम को रखेगा और इसका टोकन आइडेंटिफायर और 207 जो है ना ये सेंड कर देगा सिंटैक्स एनालाइजर। उसके बाद जब ये दोनों प्रोसेस बिगिनिंग से फॉरवर्ड पॉइंटर के दरमियान हमारी लेक्सिम प्रोसेस हो जाएगी, तो बिगिनिंग और फॉरवर्ड पॉइंटर दोनों कहाँ आ जाएंगे, एक ही जगह पर आ जाएंगे इस कैरेक्टर। सही है, इस जगह पर आ जाएंगे। अब यहाँ से दूसरी कैरेक्टर की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा बिगिनिंग और फॉरवर्ड पॉइंटर किस तरह से काम करते हैं, और सिंगल बफर का क्या डिसएडवांटेज होता है जिसको हम बफर पेयर से ओवरकम करते हैं। लेकिन फिर बफर पेयर में भी डिसएडवांटेज आ जाता है कि दो चेक्स हो जाते हैं फॉरवर्ड पॉइंटर आगे बढ़ाने के, तो उसको हमने एक पे कर दिया। अच्छा, अब इसमें आखिरी पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सपोज करें फॉरवर्ड पॉइंटर जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है वो वाकई एंड ऑफ फाइल है, तब हम जाके चेक करेंगे देन बिगिन
क्या फॉरवर्ड फर्स्ट हाफ के एंड पर है, यानी यहाँ पहुंच चुका है फॉरवर्ड, यहाँ पहुंच चुका है फॉरवर्ड। तो सेकंड हाफ को लोड करो और फॉरवर्ड को प्लस कर दो। सेकंड हाफ को लोड करके फॉरवर्ड को यहाँ ले आएंगे। ठीक है। और अगर सेकंड फॉरवर्ड सेकंड हाफ के एंड पे पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है, तो हम फर्स्ट हाफ को लोड करेंगे और फॉरवर्ड पॉइंटर को फिर यहाँ पे ले आएंगे, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ। लेकिन सपोज करेंगे फॉरवर्ड जिस कैरेक्टर को रीड करा वो एंड ऑफ फाइल तो है, लेकिन फॉरवर्ड ना फर्स्ट हाफ के एंड पर है ना सेकंड हाफ के एंड पर है, यहाँ कहीं आ गया एंड ऑफ फाइल। तो आप क्या समझे? यस, फाइल खत्म हो गई है। आपने सारे लेक्सिम्स के टोकन जनरेट कर दिए, तो अब आपको क्या करना चाहिए? लेक्सिकल एनालिसिस को टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि आपने सारे लेक्सिम्स के टोकन जनरेट कर दिए हैं। तो ये सूडो कोड है बफर पेयर विद सेंटिनल का। सेंटिनल का मतलब होता है एंड मार्कर। किसी चीज के आखिर में हम कोई मार्क लगा दें। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, सेंटेंस खत्म होता है तो हम डॉट लगाते हैं, उसको सेंटिनल कैरेक्टर बोलते हैं। तो सेंटिनल क्या होता है? किसी चीज के एंड पर कोई मार्क लगा दें, कोई फ्लैग लगा दें कि भाई यहाँ पे ये चीज खत्म हो रही है, यहाँ रोड खत्म हो गई, तो उसको हम सेंटिनल कहते हैं। तो सेंटिनल जो है ना आमतौर पे सेंटेंस के एंड में लगता है, ठीक है, एंड मार्कर होता है। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है इस टेक्निक का बफर पेयर विद सेंटिनल, क्योंकि हर बफर के आधे हिस्से पे एंड पे हमने एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रखा है। और एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर कभी भी फाइल के बीच में नहीं आता। ठीक है जनाब, तो ये हो गया एंड हमारे भी टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच।